ओके जी, सो हमने ये लास्ट टाइम हमने एक अलर्ट की एग्जांपल की थी कि जो ही हम कोई भी यानी जब भी पेज रिफ्रेश करते हैं तो हमारा ये बॉटम में यानी ऊपर वाला पूरा पेज ज़ाहिर है वो तो डिस्प्ले होता ही होता है। जब वो अपना सारा कुछ डिस्प्ले कर लेता है तो हमारा स्क्रिप्ट चलते हैं दोनों, और जब ये स्क्रिप्ट चलता है तो हमने उसमें एक अलर्ट लिखा था और ये कहा था कि ये अलर्ट क्या करता है, नॉर्मली कोई वार्निंग देने के लिए, कोई यूज़र को मैसेज देने के लिए एक अलर्ट बॉक्स है जो कि इस्तेमाल होता है। आज हमको थोड़ा-सा जावास्क्रिप्ट में ना काम करेंगे डेटा के ऊपर। ये जावास्क्रिप्ट में ना बहुत सारी चीज़ें या बहुत सारा यूआई है। यूआई का मतलब ये है कि हमारा ये जितना कुछ भी हमें दिख रहा है, ये इमेज दिख रहा है, ये बटन्स दिख रहे हैं, ये लिंक दिख रहे हैं, ये रेडियो बटन्स दिख रहे हैं, ये इमेजेस वगैरह, इन सब पे हम कोई ना कोई बिहेवियर ऐड कर सकते हैं। ठीक है? बिहेवियर ऐड करने का मतलब ये है कि इन पे क्लिक करें, इनको स्क्रॉल करें तो कोई डिफरेंट फंक्शनैलिटी हो, वगैरह-वगैरह। जैसे हमने यहाँ पे देखा था करके कि इस पे क्लिक करें तो एक अलर्ट हो जाए, तो अब अलर्ट नहीं, अब हम कोई मीनिंगफुल काम करने की कोशिश करेंगे। तो नॉर्मली जावास्क्रिप्ट में हम एक पहले छोटा-सा वो करते हैं। जब भी आपको जावास्क्रिप्ट में कोई डेटा स्टोर करना हो ना, अच्छा, डेटा स्टोर करने से मुराद ये है कि हमें ना जितने भी हम काम करते हैं ना जावास्क्रिप्ट में इंटरैक्टिविटी के लिए, तो हमें डेटा के साथ खेलने की ज़रूरत पड़ती है। डेटा के साथ खेलने की ज़रूरत ये पड़ती है कि हम पहले, लेट्स सपोज़ अगर हमने ये इस बटन के साथ क्लिक करना है या इस बटन के क्लिक पे कोई काम करना है, तो हमें पहले इस बटन को क्या करना पड़ेगा, इसका रेफरेंस गेट करना पड़ेगा या इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा सीएसएस की तरह। और जावास्क्रिप्ट में हम किसी भी चीज़ या किसी भी एलिमेंट को सेलेक्ट करके उसे किसी वेरिएबल में सेव करते हैं और फिर हम बाकी बहुत सारे काम कर सकते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक जो है वो है हमारा वेरिएबल। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वैसे आप मैथ्स अगर पढ़ी है मैट्रिक तक या एफएससी तक तो आपको पता है वेरिएबल्स क्या होते हैं। अगर मैं किसी से डेफिनेशन पूछूँ तो आप बड़ा इंस्टेंटली बोलेंगे जी कि वेरिएबल्स आर द क्वांटिटीज दैट कैन वेरी या दैट कैन चेंज। लफ्ज़ वेरी का मतलब ही होता है तगय्युर, चेंज। वी-ए-आर-वाई वेरी, वी-ई-आर-वाई वेरी नहीं। तो इसका मतलब ये है कि वेरिएबल का मतलब क्या होता है? चेंजेबल, तब्दील होने वाला या मुतगय्यर, ठीक है? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं कोई नंबर लिख दूं यहाँ पे 56, तो ये नंबर चेंजेबल है। 56 हमेशा 56 ही रहता है, इसने कभी चेंज। तो ऐसी क्वांटिटी जिसने या जिसकी वैल्यू कोई फिक्स ना हो, उसे हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट। क्या कहते हैं? 56 या एक, जितने भी नंबर्स हैं वो क्या होते हैं? लेकिन अगर मैथ्स में आपने कहीं पढ़ा हो कि सपोज ए या सपोज वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक, और फिर पूरा सवाल हल करने के बाद एंड पे एक्स की वैल्यू निकाल के कहते हैं जी द वैल्यू ऑफ एक्स इज दिस, ठीक। तो इसका मतलब ये वो जो एक्स है ना, उसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, कैलकुलेशन पे बेस करती है। कैलकुलेशन के बाद जो भी रिजल्ट आएगा वो क्या होगा? एक्स की वैल्यू होगी। तो यूं समझ लें कि एक्स की वैल्यू चेंज भी हो सकती है। अभी मैंने कहा जी एक्स इक्वल्स टू 10, तो जब एक्स इक्वल्स टू 10 मैथ में लिखते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? एक्स की वैल्यू क्या है? 10 है, जो बाद में चेंज भी हो सकती है क्योंकि 10 कांस्टेंट है, एक्स कांस्टेंट। नॉर्मली ये कन्वेंशन है मैथ्स की, ठीक। तो यहाँ पे हम बहुत सारा इस तरह का काम करेंगे। वेरिएबल के कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए यहाँ आपको दो चीजें समझना जरूरी है। पहली तो यही मैथ्स वाली चीज कि वेरिएबल की डेफिनेशन समझ लेंगे जी, वेरिएबल इज अ क्वांटिटी जिसकी वैल्यू कैन चेंज, कैन वेरी। वेरी का वी-ए-आर-वाई वेरी का मतलब यही होता है। दूसरी बात जो कि इससे इंपॉर्टेंट बात है, हम भी इसी तरह करेंगे। मैं सपोज करता हूँ कि यहाँ पे अगर लिखता हूँ ना x इक्वल्स टू 10, तो ये बात समझ लें कि जब भी प्रोग्रामिंग में कहीं इक्वल पड़ा हो तो उसका मतलब इक्वल नहीं होता। तो इसका मतलब यहाँ x इज इक्वल टू नहीं पढ़ेंगे हम, ये गलत होगा प्रोग्रामिंग के परस्पेक्टिव में। मैथ में ये लिखा हो तो हम क्या कहते हैं? x इक्वल्स टू 10, यानी इस इक्वल को इक्वल ही बोलते हैं। प्रोग्रामिंग में ये इक्वल टू शक्ल वैसी ही है। प्रोग्रामिंग में हम इसे बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। क्या बोलते हैं? अच्छा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 10 एक कांस्टेंट है जो कि असाइन हो रही है किसमें? x, जो कि एक वेरिएबल है उसमें। यानी यूं समझें कि एक कांस्टेंट को एक वेरिएबल में क्या कर रहा हूं? असाइन कर रहा हूं। और किसकी मदद से असाइन कर रहा हूं? इक्वल टू की मदद से। यानी इस केस में
इक्वल टू तो मैंने मना कर दिया है, तो इस केस में हम इसे क्या कहेंगे, असाइनमेंट ऑपरेटर, यानी द ऑपरेटर which we are using to assign a constant to a variable। समझ आ गई ये बात? तो जब भी इक्वल देखें तो आप इसे इक्वल नहीं पढ़ेंगे, आप इसे क्या पढ़ेंगे, असाइनमेंट ऑपरेटर। अच्छा, इसका मतलब क्या है बिहाइंड द सीन, जरा ये देखिएगा। प्रोग्रामर्स को कंप्यूटर समझाने के लिए ना एक चीज बड़ी अहम रोल प्ले करती है, और वो होती है मेमोरी। अच्छा, जब भी मैं मेमोरी का लफ्ज बोलूं या कोई भी बंदा मेमोरी का लफ्ज बोले, तो आपके ख्याल में क्या होता है मेमोरी? मेमोरी क्या होता है? जी हुजूर, मैंने बोला आपसे मेमोरी, आप क्या समझे मेमोरी से, क्या मतलब? यस, यानी कोई स्टोरेज लोकेशन। मेमोरी से क्या मुराद है कोई? अगर मैं साथ बोल दूं प्राइमरी मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी, तो आपने 8वीं 9वीं की क्लास में पढ़ा होगा जी कि मेमोरी, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरीज, मैथ स्टोरेज, प्राइमरी स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज, ये स्टोरेज, वो स्टोरेज, सजी स्टोरेज, कभी स्टोरेज, बहुत कुछ पढ़ी होंगी हमने। तो मेनली दो तरह की स्टोरेज होती है भाई। अब आपको मैं कहूँ कि आप जब मोबाइल लेते हैं डिवाइस, तो आप क्या चेक करते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजों में, कैमरे को छोड़ के, क्योंकि वो जरा अपने सोना भी दिखना होता है ना, उसके अलावा क्या चेक करते हैं? मेरे ख्याल में दो चीजें चेक करते हैं, स्टोरेज नहीं चेक करते भाई, रैम और रोम। रैम और स्टोरेज तो चेक ही करते हैं, ये दोनों स्टोरेज है ना, मतलब बी स्पेसिफिक ना। हम क्या चेक करते हैं कैमरे के अलावा? रैम और रोम। तो किसी को फर्क पता है, जरा बता दे जल्दी से, ये 8वीं 9वीं वाली किताब वाली डेफिनेशन है, रैम और रोम में क्या फर्क है? सॉरी, अच्छा डिलीट करती है नहीं करती, किसी हद तक दुरुस्त है, लेकिन इसका प्रॉपर जवाब ये है कि रैम जो होती है ना, जिसको प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं, ये डाटा टेम्परेरीली होल्ड करती है, आरजी तौर पे होल्ड करती है। और जो रोम है ना, वो परमानेंट स्टोर करती है। कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि आपके फोन में 256 GB रैम है और 4 GB रोम है? सुना है तो बता दें। 256 GB रैम है और 4 GB रोम है? नहीं सुना होगा। ये सुना होगा 4 GB रैम है और 256 GB रोम है। अच्छा, ये जो रैम है ना, ये हमेशा थोड़ी होती है, छोटी होती है, और ये टेम्पररी मेमोरी होती है, यानी इसमें जो भी चीज रिकॉर्ड या जो भी चीज स्टोर होती है, वो आरजी तौर पे स्टोर होती है, बाद में फ्लश हो जाती है। और जो रोम है, उस पर कोई चीज परमानेंट स्टोर होती है। तो आप अपनी फोटोज या तस्वीरें जो सेव करते हैं ना नॉर्मली, वो कहाँ होती हैं आपकी? रोम में होती हैं। अब इसे रोम कहें, मोबाइल जब से आया ना, तो तब ये रोम रेम का डिफरेंस ही खत्म हो गया, बस मेमोरी बोलते हैं सारी। तो असल नाम प्राइमरी मेमोरी अगर हो तो वो रैम को कंसिडर किया जाता है, और सेकेंडरी मेमोरी हो तो वो रोम को कंसिडर किया जाता है। तो रोम परमानेंट होती है, रैम आरजी होती है, ठीक है। आप कहेंगे सर हम तो जावास्क्रिप्ट पढ़ने हैं, आपने में कौन से जुमलों में उलझा दिया है? तो उलझाना नहीं है, जितने भी प्रोग्रामर्स होते हैं ना, प्रोग्रामर्स का पता है ऑब्जेक्टिव क्या होता है? उन्होंने उस डिवाइस को होल्ड करना होता है। प्रोग्रामिंग का मतलब क्या है? ऐसी जुबान जो डिवाइस को समझ आती है। जब आपको ऐसी जुबान आ जाए कि जिससे आप डिवाइस को कंट्रोल कर सकें, तो इसका क्या मतलब है? आप उस डिवाइस से अपनी मर्जी का जो मर्जी काम करवाना चाहें करवा सकते हैं। तो व्हाट यू आर गोइंग टू लर्न? प्रोग्रामिंग। और प्रोग्रामिंग का मतलब क्या है कि आपको डिवाइस को कंट्रोल करना है। और कौन सी डिवाइस को कंट्रोल करेंगे आप? रैम को। क्यों? आप जब कंप्यूटर पे चला रहे होते हैं ना, तो ये जितना कुछ मेरे सामने स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है ना, ये सारा कुछ कहाँ रिजाइड कर रहा है? रैम में। जब मैं कंप्यूटर बंद करता हूँ ना, ये सारा कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कहाँ पे होता है? विंडो इंस्टॉल कहाँ पे होती है? हार्ड डिस्क पे। हार्ड डिस्क पे। हार्ड डिस्क सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, यानी परमानेंट स्टोरेज डिवाइस है। लेकिन जो ही मैं कंप्यूटर ऑन करता हूँ ना, तो कंप्यूटर के ऑन करने से लेके आपके डेस्कटॉप की स्क्रीन के सामने आने तक कुछ टाइम लगता है। उसको हम कहते हैं कंप्यूटर बूट हो रहा है, बूटिंग प्रोसेस। और बूट होने का मतलब पता है क्या असल में? असल में ये मतलब है कि हार्ड डिस्क पे पड़ा हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम उठकर रैम में आने तक जितना टाइम लगता है, उस टाइम को हम क्या नाम दे रहे होते हैं? बूटिंग हो रही है जी। और जब रैम में लोड हो जाती है, तो सामने हमारे वही चीज दिखती है जो कहाँ होती है? रैम में। इसका मतलब डिस्प्ले का ताल्लुक। खैर, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम अपना कोई प्रोग्राम लिखते हैं ना, या कोई भी प्रोग्रामर कोई प्रोग्राम लिखता है, तो वो मोर और लेस किसको कंट्रोल कर रहा होता है? रैम को कंट्रोल कर रहा होता है। समझ आई बात? अब जरा गौर से सुनिएगा। कंप्यूटर में रैम की इंपॉर्टेंस का अंदाजा हो गया ना, ये सिर्फ कंप्यूटर में नहीं है। आप मोबाइल पे ले लें, वहां भी रैम होती है। आप किसी स्मार्ट डिवाइस, स्मार्ट कैमरा ले लें, उस पर भी रैम होती है। आप कोई भी स्मार्ट वॉशिंग मशीन ले लें, मतलब कुछ भी जो डिजिटल चीज होती है, उसमें रैम और प्रोसेसर लाजमी होते हैं। इसके बगैर मुमकिन होती ही नहीं है किसी भी ऑटोमेशन कोई भी। तो कंप्यूटर में जो रैम होती है ना,
उसको प्रोग्रामर यूं रिप्रेजेंट करते हैं कि रैम कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव मेमोरी ब्लॉक्स। अल्टीमेटली तो रैम मेमोरी है ना, तो मेमोरी ऑर्गेनाइज होती है इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉक्स। इस कमरे की मिसाल लें, ये कमरा क्या है? स्टोरेज स्पेस है ना, स्टोरेज स्पेस को ही हम मेमोरी बोल रहे हैं ना। अच्छा, ये जो स्टोरेज स्पेस है इसमें डाटा को स्टोर करने के दो तरीके हैं। जेड़ा बंदा है उन्हें चाह के अंदर सुटी जाओ, कोई कुर्सी शुर्सी नहीं है, उत्ते थल्ले सारे, ठीक है। वो तरीका अच्छा है या एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज वेल ऑर्गेनाइज तरीके से या ऑप्टिमाइज्ड तरीके से स्टोरेज लोकेशन को यूज करना अच्छा तरीका है? ऑब्वियसली एक ऑर्गेनाइज तरीके से। तो अब रैम जो है वो बेसिकली यूं समझ लें कि एक कमरा है, लेकिन उस कमरे में जो चीजें, जो डेटा स्टोर किया जाता है वो एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में किया जाता है। जैसे आप बैठे हुए एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में, चेयर्स लगी हुई हैं, चेयर्स के ऊपर। तो रैम कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव मेमोरी ब्लॉक्स। जैसे रूम कंसिस्ट ऑफ 40 चेयर्स, 20 चेयर्स, 15 चेयर्स। तो हर चेयर क्या है? एक मेमोरी ब्लॉक है ना। आपने कहाँ तशरीफ फरमा होना होता है एक मेमोरी ब्लॉक पे ही। ऐसा तो नहीं है कि आपकी टांगे एक कुर्सी पे हैं और आप तशरीफ दूसरी कुर्सी पे रखे हुए हैं। तो आई मीन ये इट्स अ बैड वे इन फैक्ट ऑफ स्टोरिंग, ऑफ यूजिंग द स्टोरेज स्पेस। तो RAM consists of large number of memory blocks. Each block is having a fixed size. मैंने दो बातें नहीं बताई। पहली बताई कि लार्ज नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव मेमोरी ब्लॉक्स, तो ये नहीं बताया कितने नंबर ऑफ मेमोरी ब्लॉक्स। दूसरा मैंने कहा जी ईच ब्लॉक इज हैविंग अ फिक्स्ड स्पेस, ये नहीं बताया कितनी फिक्स। ठीक, बहरहाल समझ आ गई बात। तो RAM consists of large number of memory blocks. Each block is having a fixed size and each block is having its address. अब ये कुर्सी पे नंबर नहीं लिखे हुए, तो जो बंदा आता है जिस मर्जी कुर्सी पे बैठ जाता है, कोई पूछ गछ नहीं है। अगर मैं यहाँ पे नंबर लगा दूं और आप सबको एक एक नंबर असाइन कर दूं, या आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट हुए मैं कुर्सी पे वो नंबर लिख दूं, तो फिर आप सिर्फ उसी नंबर पे बैठेंगे जो नंबर आपके लिए रिजर्व हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि RAM consists of large number of memory blocks. Each block is having a fixed size and each block is having its unique address. वही कुर्सी नंबर। एड्रेसेस आर नॉर्मली इन हेक्साडेसिमल फॉर्म। बाज लोग बाइनरी में रिप्रेजेंट करते हैं उनको, बाज हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह के एड्रेसेस होते हैं और वो भी लंबे चौड़े होते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं होते, मैं जस्ट एग्जांपल के लिए ये कह रहा हूँ। 01 की फॉर्म में या हेक्साडेसिमल फॉर्म में। समझ आइए बात। अब ये जितने भी हैं हर एक का एक एड्रेस क्या होगा? यूनिक, ये डिफरेंट होगा। एक कमरे में अगर 20 कुर्सियां हैं, तो अगर दो कुर्सियों का सेम नंबर आ जाए तो लड़ाई का खतरा है ना। मिसाल के तौर इस कुर्सी का नंबर है 1214 और उस कुर्सी का भी नंबर है 1214। अब इनका रजिस्ट्रेशन नंबर है 1214। ये आके इधर आके बैठने लगे, वो कहेंगे जी 1214 तो ये तो मेरी कुर्सी है। कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस हैं, ठीक है। तो ये मेक श्योर है कि ये जो एक एड्रेस एक ब्लॉक का है, ये किसी दूसरे ब्लॉक का एड्रेस नहीं होगा। अब जरा कहानी की तरफ आते हैं। जब मैंने ये लिखा ना, मैंने कहा जी कि ये इक्वल टू नहीं है। ये क्या है? असाइनमेंट ऑपरेटर है। और ये फिर वेरिएबल क्या है? तो कंप्यूटर में वेरिएबल की डेफिनेशन ये, मैथ में वेरिएबल की डेफिनेशन है कि वेरिएबल वो है जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, चेंज हो सकती है। कंप्यूटर में ये डेफिनेशन है कि वेरिएबल इज अ नेम्ड मेमोरी लोकेशन। मेरा मतलब कहने का ये है कि मैंने कोई डेटा स्टोर करना है 10 या 12 या 15, तो डेटा कहाँ स्टोर होगा? मेमोरी में। मेमोरी में किस जगह? किसी मेमोरी के ब्लॉक में। तो इसका मतलब है 10 यहाँ स्टोर हो गया। तो इसका मतलब है जब मैं मेमोरी में डेटा स्टोर कर दूं, तो फिर मुझे एड्रेस याद रखना पड़ेगा ना कि यार मैंने किस एड्रेस पे डेटा स्टोर किया। ऐसा ही है ना। अगर 10 वेरिएबल्स हों, 10 के 10 में डेटा पड़ा हो, 10 के 10 के एड्रेसेस आपको याद करने पड़े, मौत पड़ जाएगी। एक भी याद नहीं रहता। एड्रेसेस आर डिफिकल्ट टू मेमोराइज क्योंकि वो बाइनरी या हेक्साडेसिमल में होते हैं। वो इतनी लंबी चौड़ी स्ट्रिंग होती है। 16 बिट्स का एड्रेस याद हो सकता है? नॉर्मली 16 या 32 बिट का एक एड्रेस होता है। 16 बिट का मतलब पता है क्या है? 16 जीरो वंस का कॉम्बिनेशन लिखा हो। और 32 बिट्स का मतलब क्या है? 32 दफा जीरो वंस का कॉम्बिनेशन लिखा हो। एक भी याद करके दिखाएं, मान जाऊंगा। नहीं नहीं याद होते। तो फिर हमने कहा है कि वी गिव आवर ओन नेम टू द मेमोरी बॉक्स। हमने मेमोरी लोकेशन को याद रखने के लिए खुद एक नाम दे दिया और वो होता है वेरिएबल।
तो जब x इक्वल टू 10 लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, बिहाइंड द सीन जो नजर नहीं आता, मेमोरी में एक ब्लॉक होगा, उसका कोई एड्रेस होगा, हमने उसे नाम क्या दिया, x, और उसमें हमने अपना डेटा सेव कर दिया। अब x इक्वल्स टू 10 का मतलब पता है क्या, ये 10 जो है ये एक ऐसी मेमोरी लोकेशन पे पड़ा हुआ है जिसका नाम हमने क्या रख दिया, तो वाई वी नेम देम, ताकि हमें याद रहे, अदरवाइज एड्रेसेस से भी उनको पहचाना जा सकता है। कोई डाकिया आया आपकी चिट्ठी लेके, ठीक है, और भाई साहब ने लिखे में जी हाउस नंबर देश देश और मकान नंबर देश और स्ट्रीट नंबर देश और फलाना नंबर देश। तो अब डाकिया बेचारा पूरी गली में सजे खबे चक्कर काट रहा है, यार केड़ा मकान है, लाभ भी नहीं रहा। लेकिन अगर आप बाहर लिख दें हाजी बुलंद खान अजीम खान, तो इसका मतलब क्या है कि उस मकान का एड्रेस तो अपनी जगह है ही है, लेकिन आपने आसानी के लिए उसके ऊपर क्या लिख दिया, नाम भी लिख दिया। नाम और नेम्स आर इजी टू मेमोराइज। आप वो डाकिया बेचारा को मेरी तरह डेढ़ उम्र में है, तो वो उसको आपने एड्रेस बताया जी, गली नंबर 3 ब्लॉक नंबर 6, वो क्या होते हैं सोसाइटीज में जाए ना, पहले होते हैं सेक्टर्स, सेक्टर बी ब्लॉक सी स्ट्रीट 3 हाउस 55, ठीक है। वो बेचारा फिरता ही रहेगा यार, पहले तो ब्लॉक ढूंढो फिर सेक्टर ढूंढो, पता नहीं ब्लॉक सेक्टर एक ही होते हैं, डिफरेंट होते हैं, बल होते हैं कुछ इस तरह के, जो सोसाइटीज में रहते हैं उनको पता है। पहले तो ब्लॉक ढूंढो, फिर सेक्टर ढूंढो, फिर गली ढूंढो, फिर मकान नंबर ढूंढो, तो बंदा आधा उधर ही खत्म हो जाता है। बजाय इसके कि अगर कोई फेमस शख्सियत होगी तो आप उसे कहेंगे जी वो हाजी साहब का मकान किधर है, तो हाजी साहब का मतलब नाम से ज्यादा, खैर। तो अब कोने गली के कोने में दुकान हो तो आप उससे पूछेंगे हाउस नंबर 33 और मकान नंबर 36 किधर है, तो कहेगा भाई खैर है, पागल तो नहीं हो गए। अगर वो कहेंगे जी वो हाजी साहब होते हैं इस गली में, हाँ वो सामने मकान है। तो मतलब नेम्स आर इजी टू मेमोराइज। खैर ये सारी कहानी समझ आ गई है। तो जब भी लिखा हो ना x इक्वल्स टू एनीथिंग, तो इक्वल टू नहीं होता, पहली बात। दूसरी बात कि जो राइट साइड पे वैल्यू होती है वो हमेशा लेफ्ट साइड पे वेरिएबल्स में असाइन होती है। और असाइन का मतलब क्या, और ये हमेशा ऐसे ही होगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता 10 इक्वल्स टू x। मैथ में ऐसा मुमकिन है और इसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, प्रोग्रामिंग में ऐसा नहीं हो सकता। इसका मतलब पता है प्रोग्रामिंग में क्या हो जाएगा, x 10 में असाइन हो रहा है तो भाई कांस्टेंट में तो कोई चीज असाइन नहीं हो सकती, प्रोग्रामिंग में ये गलत है, ये ठीक है। समझ आई बात। तो अब जब भी इस तरह की कोई चीज लिखी होगी ना, इसका मतलब होगा कि मेमोरी में कोई चीज सेव हुई है, रिप्रेजेंट हो रही है। अब आप कहेंगे जी मेमोरी में सेव करने की जरूरत क्यों है, इतना घंटा हो गया दिमाग खा रहे हैं हमारा। जरा आप उस पर चलते हैं। अच्छा सिर्फ यही नहीं, जब हम कोई, अच्छा इस पूरी स्टेटमेंट को हम क्या कहते हैं पता है, हमने मेमोरी, और जब मैं सिर्फ मेमोरी बोलूं साथ में प्राइमरी सेकेंडरी ना बताऊं, तो क्या मतलब होता है, रैम। अगर मैं सिर्फ ये कर दूं यहां पे x और पीछे कर दूं लेट, हम मैथ में करते हैं ना सपोज x, यहाँ सपोज की जगह क्या इस्तेमाल करते हैं, सपोज की जगह नहीं, खैर उसका इसका कंपैरिजन नहीं है, लेकिन हम करते हैं लेट x। इसका मतलब ये है कि ये साहब यहाँ बैठे हुए ना, तो इनके किसी दोस्त ने अभी आना है, वो अभी आया नहीं, लेट है, तो इन्होंने साथ वाली कुर्सी को बुक कर लिया, इधर नहीं बैठ सकता कोई, इधर मेरे दोस्त ने बैठना है, तो इसका मतलब इस कुर्सी पे अभी कोई बैठा नहीं है, लेकिन ये कुर्सी इन्होंने रिजर्व कर ली है, या इस कुर्सी को इन्होंने डिक्लेयर कर ली है। डिक्लेयर का मतलब अनाउंस कर लिया फॉर समबडी हु हैज येट टू कम। तो इसका मतलब यह कि लेट एक्स का मतलब है कि ये वेरिएबल डिक्लेयर हो गया। डिक्लेयर का मतलब क्या है कि एक लोकेशन मेमोरी में रिजर्व हो गई है, इस पे अब बाकी कुछ नहीं हो सकता, इस पे सिर्फ मैं ही को डेटा स्टोर करना चाहूं तो कर सकता हूं। तो इसको हम कहते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन। क्या कहते हैं, हमने मेमोरी में जाके एक ब्लॉक को रिजर्व कर लिया, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपने कुर्सी को रिजर्व कर लिया। अब थोड़ी बात वो बंदा आ गया और वो बंदा आके उसके ऊपर बैठ गया, तो इसको हम कहते हैं हमने उस वेरिएबल जो डिक्लेयर किया था उसको इनिशियलाइज कर दिया, यानी उसको इनिशियल वैल्यू दे दी, यानी जिस बंदे ने आना था वो बैठ गया। इसका मतलब ये है कि ये 10 इस जगह पे आके, तो इस पूरी स्टेटमेंट को हम क्या कहते हैं, दो काम हो रहे हैं इसमें, डिक्लेरेशन प्लस इनिशियलाइजेशन। ठीक, समझ आ गई बात। तो आज के बाद जब भी मैं लिखूंगा ना जी प्रोग्रामिंग में लेट
और आगे कोई वेरिएबल नेम, कुछ भी, वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है भाई। और ये क्या हो गया, वेरिएबल डिक्लेरेशन। और अगर कोई वैल्यू दे दूं तो ये हो गया इनिशियलाइजेशन। और इसका मतलब ये हुआ कि मेमोरी में कोई एक जगह या एक ब्लॉक है ए और उसमें 20 पड़ा हुआ। ठीक, यहां तक कोई मसला कोई नहीं ना। तो इसका मतलब है मैं यहाँ ये लिख सकता हूँ ना, लेट एक्स। अच्छा, ये जो डाटा है ये किस टाइप का डाटा है? डाटा की ना मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं। डाटा न्यूमेरिक टाइप में भी होता है, डाटा स्ट्रिंग टाइप में भी होता है, और डाटा बुलियन फॉर्म में भी होता है। तो ये डाटा कौन सा है? न्यूमेरिक। ऑब्वियसली शक्ल से देख के लग रहा है कि ये नंबर है। अच्छा, स्ट्रिंग क्या होती है पता है? स्ट्रिंग ये होती है कि ये एक कैरेक्टर है। एक अल्फाबेट को एक कैरेक्टर बोल सकते हैं। फर्क सिर्फ ये है कि अल्फाबेट बाउंड है ना, कि ए से लेके जी तक के होंगे। कैरेक्टर कुछ भी हो सकता है, कोई क्वेश्चन मार्क भी हो सकता है, ये भी कैरेक्टर 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 है। तो जब एक सिंगल लेटर लिखा हो ना, कोई भी लेटर, चाहे वो स्पेशल सिंबल हो, चाहे वो नंबर हो, चाहे वो अल्फाबेट हो, चाहे वो क्वेश्चन मार्क हो, तो इसे हम क्या कहेंगे? ये एक लेटर है। क्या कहेंगे? या एक कैरेक्टर है। लेटर या कैरेक्टर कुछ भी कहें। एक लेटर है या एक, जब एक से ज्यादा कैरेक्टर्स मिल जाए ना, IASIR कितने कैरेक्टर्स हैं? 5। ये क्या बन गई है? स्ट्रिंग। तो इसे हम कहेंगे स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक। और अगर यही स्ट्रिंग सिंगल कोट्स में आ जाए, या डबल कोट्स में आ जाए, या बैक टिक्स में आ जाए, तो हम कहेंगे ये स्ट्रिंग कांस्टेंट बन गई है। नंबर तो वैसे ही कांस्टेंट होते हैं ना, तो इसे हम क्या कहेंगे? स्ट्रिंग। सिंबल्स कौन कौन से हैं? सिंगल कोट्स, डबल कोट्स, बैक टिक्स। ये टैब के ऊपर की होती है बैक टिक। ठीक। तो आपको ये पता लग गया कैरेक्टर क्या होता है, आपको ये भी पता लग गया स्ट्रिंग क्या होता है, आपको ये भी पता लग गया स्ट्रिंग कांस्टेंट क्या होता है, आपको ये भी पता लग गया कि वेरिएबल क्या होता है, और आपको ये भी पता लग गया वेरिएबल नेम क्या होता है, आपको ये भी पता लग गया वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या होती है, और आपको ये भी पता लग गया वेरिएबल इनिशियलाइजेशन क्या होती है। अब अगर मैं ये कहूँ आपको कि मैंने करना है जी लेट a इक्वल्स टू 90, लेट b इक्वल्स टू 80, इसका मतलब क्या है? एक वेरिएबल है जिसका नाम है a और उसके अंदर क्या पड़ा हुआ है? 90। एक दूसरा वेरिएबल है जिसका नाम है b और उसके अंदर क्या पड़ा हुआ है? 80। तो आपका क्या ख्याल है कि इससे पहले मैंने अलर्ट तो आपको बता ही दिया ना, और मैंने कहा था जी कि अलर्ट में अगर कोई भी स्ट्रिंग लिखते हैं, आउटपुट में ये स्ट्रिंग एज इट इज आ जाएगी। ठीक। लेकिन अगर आप इस स्ट्रिंग के बजाय ए लिखें, बगैर कोट्स के लिखें, तो जब भी कोई चीज बगैर कोट्स के होती है वो क्या समझी जाती है? वेरिएबल। और जब कोट्स के साथ लिखी जाती है वो क्या समझी जाती है? स्ट्रिंग कांस्टेंट। दैट्स ग्रेट। तो वेरिएबल का मतलब क्या होता है? मेमोरी की किसी लोकेशन का नाम। अब जब मैंने अलर्ट ए लिखा तो ये कहाँ जाएगा? मेमोरी में देखेगा कहीं ए है। अगर ए होगा तो क्या प्रिंट करेगा? ए के अंदर पड़ी हुई वैल्यू। लेट्स सी। ठीक। उसने क्या प्रिंट किया? ए के अंदर पड़ी हुई वैल्यू। अगर मैं यहाँ पे बी कर देता, अब ये क्या करता? ठीक, समझ आ गई है ना बात? और अगर मैं यहाँ पे इस वेरिएबल में ए बी के बजाय ये कर देता, और यहाँ, अच्छा अब मैं अगर बी को ही प्रिंट करूँ तो क्या आएगा? नहीं, कुछ भी तो होता ही नहीं ना, कुछ ना कुछ तो होता है ना। कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना, ऐसा तो नहीं होता ना कुछ भी ना हो। नहीं, मतलब नहीं भी लिखा, एरर तो आना ही चाहिए ना कुछ। एरर तो आना ही चाहिए ना भाई। देखो ना, कुछ तो नहीं होता ना, या सही होता है या गलत होता है। या सही होता है या मैंने कोई काम किया, कोई हरकत की,
और मैंने कहा जी मैंने कैसा काम किया था, कि कुछ नहीं किया आपने, कुछ तो होता ही नहीं है ना, या सही किया या गलत किए, तो कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए था। इसने मुझे कहा जी इसने तो आपका साथ दे दिया, नहीं जी नहीं कुछ नहीं होता। अच्छा, नॉर्मली जब जावास्क्रिप्ट में एरर आता है ना, एरर, तो आप कहाँ दिखता है आपको? दोबारा देख लें। मैंने इसलिए आपको बताया ना कि कुछ नहीं होता, कुछ भी, कुछ ना कुछ होता है, या गलत या आप जब भी जावास्क्रिप्ट में कोई एरर आए, तो वो एरर कहाँ से पता लगेगा? राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करें, और ये तो एलिमेंट तो आपको जानते ही है ना। जावास्क्रिप्ट में जो एरर आएगा वो कहाँ नजर आएगा आपको? कंसोल में। क्या कह रहा है? अनकॉट रेफरेंस एरर बी इज नॉट डिफाइंड एट main.js लाइन नंबर 6। वो कह रहे हैं जी लाइन नंबर 6 में जो बी आप कॉल कर रहे हैं ना, वो डिफाइन ही नहीं है। इसका मतलब क्या है कि मैंने बी को ऊपर डिक्लेयर ही नहीं किया, और बगैर डिक्लेयर किए उसे इस्तेमाल करने की नाजायज कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, तो यहां पे अब मैं करूंगा नेम, तो अब उसे गिला नहीं होगा, वो आ गया यहाँ से। जावास्क्रिप्ट में जब एरर आए तो कहां देखने हैं? कंसोल। अच्छा, जब एरर ना भी आए, आपने सिर्फ टेस्ट के लिए देखना, तो ये अलर्ट तो बड़ा भद्दा वो है, ये सारा कुछ रोक देता है और ये पेज की प्रोसेसिंग को ब्लॉक किए रखता है। तो आप आउटपुट देखने के लिए भी ना यहाँ भी देख सकते हैं। वो कैसे देखते हैं? कंसोल डॉट लॉग। तो कंसोल डॉट लॉग में जो चीज भी आप लिखते हैं वो कहाँ नजर आएगी आपको? यहाँ पे। अब आपको अलर्ट बॉक्स की जगह यहाँ नजर आएगी। समझ आई बात? और अगर मैं अब यहाँ पे ये लिख दूं बी, बी तो डिक्लेयर ही नहीं किया हुआ, ठीक है। समझ आई बात कि आप यहाँ पे कोई चीज कैसे लिख सकते हैं, यहाँ तक कैसे पहुंच सकते हैं? कंसोल डॉट, दो तरह के डेटा पे आपने काम कर लिए, न्यूमेरिक और स्ट्रिंग। समझ आ गई ना बात? नंबर को वेरिएबल में स्टोर कर लें, या स्ट्रिंग को वेरिएबल में स्टोर कर लें। यहाँ तक कोई मसला तो नहीं है? बहुत हो गया यहाँ तक? अगर ये आप 1 या 2 दिन मजीद लगेंगे जावास्क्रिप्ट की बेसिक्स को, अगर ये आप समझ गए ना, आपको जावास्क्रिप्ट में कभी कहीं भी मसाइल नहीं होंगे। और अगर आपने इनको इग्नोर कर दिया या इनको लाइट ले लिया, स्पेशली वेरिएबल के कॉन्सेप्ट को, तो भूल जाए जावास्क्रिप्ट। इसलिए वेरिएबल इज द की थिंग इन जावास्क्रिप्ट। अच्छा, अब एक और काम करते हैं। मैंने लिखा जी लेट ए इक्वल्स टू, अस्सलाम वालेकुम, ठीक है, 5 एक मिनट, 5 एक मिनट ऊपर हो जाए। नहीं अपना, अभी जल्दी निकल जाते हैं, मैं अभी क्लोज कर देता हूँ। 5-10 मिनट तो वैसे ही अफोर्डेबल होता है। चले ठीक हो गया, थैंक यू। सो यहाँ पे अब मैं करता हूँ जी लेट ए इक्वल्स टू 36, और फिर मैंने कहा जी लेट बी इक्वल्स टू 90। ये काम तो हम पहले देख चुके हैं। अगर मैं ए को करूंगा यहाँ पे कंसोल लॉग, तो लॉग पे क्या आएगा? ए की वैल्यू विच इज 36। और अगर बी को करूंगा तो बी की वैल्यू क्या आएगी? लेकिन मैं अब ए बी को नहीं करता अलग से, मैं ए प्लस बी कर देता हूँ। ठीक, तो अब होगा क्या कि मेमोरी के ए वाले ब्लॉक में जाएगा, वहां से ए की वैल्यू पिक करेगा, बी वाले ब्लॉक में जाएगा, वहां से बी की वैल्यू पिक करेगा, दोनों को ऐड करेगा और दोनों को, तो प्लस यहाँ क्या कर रहा है? प्लस असाइन कर रहा है। कमाल हो गया, प्लस ऐड कर रहा है ना भाई। ठीक है, बात आ जाओ, प्लस असाइन कर रहा है। दिल तो करता है सुबह जितनी हमारी बेइज्जती होती है ना, वो सारी इधर आके ढेल दे बंदा। बराबर। तो प्लस क्या करता है? दो ऐड। अच्छा, इसी तरह अगर मैं यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या होगा? एक्शन होगी। अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन होगी। अगर मैं डिवाइड कर दूं तो क्या होगा? डिवीजन होगी। और अगर मैं जो कुछ भी और करना चाहूँ वो कर सकता हूँ, यानी मॉडुलस ऑपरेशन है, अपना एक्सपोनेंशियल ऑपरेशन है, सो मेनी ऑपरेशन आर देयर, बट अभी मैं इन चार को इधर ही रखूँ।
ठीक हो गई ये बात, यहाँ तो कोई मसला तो नहीं है। अब जरा एक और बात सुनिएगा और आखिरी बात आज की, ताकि मैं कुछ आपको डिलीवरेबल भी दे दूं ना घर में जाके काम करने के लिए। मैंने अभी आपको बताया जी अलर्ट, तो अलर्ट मैंने तो नहीं लिखा था, ये बिल्ट इन फंक्शन है जो क्या करता है, एक मैसेज शो करता है। इसी तरह के एक और बिल्ट इन फंक्शन है प्रॉम्प्ट। ये क्या करता है, जरा देखिएगा ये क्या करता है। मैंने कुछ भी नहीं लिखा, सिर्फ प्रॉम्प्ट लिख दिया और मैंने रिफ्रेश किया। अब भी इसने वो डायलॉग बॉक्स या प्रॉम्प्ट बॉक्स दिया, लेकिन अब ये यूजर से इनपुट ले सकता है। मैंने लिखा यासिर, मैंने ओके किया, खत्म, फिनिश, गायब। वो यासिर जो लिखा वो कहाँ गया? कहीं भी नहीं। क्यों? कि अगर मैं किसी से कुछ चीज लूं तो मुझे वो किसी कंटेनर में, किसी बर्तन में सेव करनी पड़ेगी ना, तभी वो बचेगी, अदरवाइज तो जाया हो जाएगी ना। अब मैंने यासिर इनपुट के जरिए ली इंफॉर्मेशन, लेकिन मैंने उसे कहीं सेव, आई हैव लॉस्ट, जाया कर दी। तो मैं ये चाहता हूं कि जो भी कुछ प्रॉम्प्ट में यूजर दे उसको क्या कर दो, ए में स्टोर कर दो। ए क्या है? मेमोरी में किसी एक जगह का नाम। तो यूजर जो कुछ भी प्रॉम्प्ट के जरिए एंटर करेगा, मैं उसको असाइन कर रहा हूँ ए में। तो अब लॉस, अच्छा कैसे लॉस नहीं होगी? मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी 23, ओके किया, फिर गायब, अलास, ये गायब नहीं हुई, मेमोरी में सेव हो चुकी है। अब मेमोरी में, और किस नाम से सेव हुई है? अब आपको पता है मेमोरी से कोई चीज वापस लाने के लिए क्या करते हैं, या कंसोल या अलर्ट, कंसोल डॉट लॉग, और ये देखना है कि वो सेव हुई या नहीं। अब जब मैं रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे कुछ चीज देता हूँ 45, ओके करता हूँ, मैंने उसे ए में सेव कर दिया था, फिर कहा था जो ए में सेव हुई है वैल्यू उसको वापस क्या कर दो, लॉग पे ले आओ। इसका मतलब है मैं रैम पे आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल, कि मैंने कहा जी मैं पहले उसे कहा जी रैम पे जाके सेव कर दो, उसने कहा ठीक है। फिर मैंने कहा जी रैम से वापस लाके कंसोल पे लेके शो कर दो, उसने कहा जी ठीक है, जो हुक्म मेरे आका, बजा दूंगा मैं पटाखा। ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रॉम्प्ट क्या करता है, यूजर से इनपुट लेने के लिए इस्तेमाल होता है। प्रॉम्प्ट क्या करता है, यूजर से इनपुट लेने के लिए इस्तेमाल होता है। अब अगर मैं इसके लिए यही काम करूं जो ऊपर किया है, तो मैं ये कहूंगा जी कि लेट, अब जाहिर है जावास्क्रिप्ट में कोड में जितनी लाइनें वो सीक्वेंस में चलती है ना, पहले पहली लाइन चलेगी, दूसरा, तो जब पहली लाइन चलेगी तो यूजर से जो भी वैल्यू आएगी वो कहां स्टोर करेगा, ए में। जब दूसरी लाइन चलेगी तो जो भी वैल्यू आएगी वो कहां स्टोर करेगा, बी में। ठीक। अब मैं यहाँ पे ये कर देता हूँ, दोनों को डिस्प्ले कर देता हूँ, ए और, तो मैंने कहा जी ये पहली लाइन चली, मैंने कहा जी इसमें 56, ओके किया। दूसरी लाइन चली, मैंने कहा जी 90, ये 69, ये दोनों उठा के कंसोल पे ले आओ 56। अब मैं इन दोनों को करने के बजाय ये करता हूं जी कि ए प्लस बी कर दो। अब क्या होगा? अब क्या होगा? क्या ऐड होगा? कौन सी? गुड। जो यूजर वैल्यू देगा वो ऐड होगी, ऐड होनी चाहिए ना टेक्निकली, लेकिन ऐड नहीं होंगी। हमारे फ्लो के मुताबिक ऐड होना चाहिए, लेकिन ऐड, अच्छा उससे पहले एक पॉइंट समझ लें जरा, ऐड नहीं होंगी ये मुझ पे यकीन कर लें, ईमान बिल गैब। मैंने दिया जी 23 प्लस 63। जब दो नंबर्स के दरमियान प्लस इस्तेमाल होता है तो नंबर्स क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। ये तो कंफर्म है, ये तो हमें मैथ्स में पता है, और ये हम 10 साल पढ़ पढ़ के बूढ़े हो गए। लेकिन ये आपने आज तक शायद नहीं पढ़ा होगा कि जब दो स्ट्रिंग्स में प्लस आ जाए, स्ट्रिंग कांस्टेंट क्या होता है, डबल कोट्स में लिखी हुई कोई सेट ऑफ कैरेक्टर्स या ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स। अब दो स्ट्रिंग्स को ऐड कर रहा हूं, ऐड होंगी? ऐड नहीं होंगी ना। कभी सुना है भाई स्ट्रिंग्स भी ऐड होती है? नहीं ऐड होती, ऐड नंबर ही होते हैं। तो याद रखिएगा कि जब भी दो स्ट्रिंग्स के दरमियान हम प्लस डालेंगे ना, तो वो स्ट्रिंग्स ऐड नहीं होंगी, वो कॉन्कैटिनेट होंगी।
वो क्या होंगी? कॉन्कैटिनेट का मतलब होता है जोड़ देना, मिल जाना, मिल जाना, या क्लियर है बात? यहां यही काम होगा, जरा क्यों होगा वो बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी पता लग गया ना कि दो स्ट्रिंग्स जब ऐड होती हैं तो वो कॉन्कैटिनेट होती हैं, दो नंबर जब ऐड होते हैं तो ऐड हो जाते हैं। अब मैंने यहां दिया जी 56 और फिर मैंने दिया जी 56, आंसर आना चाहिए था 112, आंसर आया 56 56। आपको क्या लग रहा है क्या हुआ है? दोनों मिल गए। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रॉम्प्ट बॉक्स से जो भी वैल्यू हम लेते हैं वो क्या ट्रीट होती है? स्ट्रिंग ट्रीट होती है। चाहे हम नंबर इंटर करें, लेकिन ये उसका डिफॉल्ट बिहेवियर है कि वो क्या ट्रीट होती है? स्ट्रिंग ट्रीट होती है। तो अगली क्लास में इनको ऐड भी करेंगे, इनको स्ट्रिंग से नंबर भी बनाएंगे और बहुत सारा कुछ और भी करेंगे। आपकी फाउंडेशन जो है वो बन चुकी है मेरे ख्याल में, क्योंकि वेरिएबल्स 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 ये बहुत सुनेंगे आप लफ्ज अल्फाज, तो फिर हम इन्हीं को इस्तेमाल करके इन्हीं को बेस बना के आगे भी चलेंगे। यहाँ तक कोई मसला है तो बता दें।